आज बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। जी हां, दरअसल बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 36% अति पिछड़ा, 27.12% पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सवाल है कि क्या यह कदम दूसरे दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगा? क्या इसे एनडीए के महिला आरक्षण का जवाब माना जाए? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको आसान भाषा में मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे देश के सबसे बड़े चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख। तफसील से उनसे बात होगी, पर पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नीतीश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 7 लाख है। इसमें सामान्य वर्ग 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। अब आइए जातिगत आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जातियों की डिटेल बताते हैं। इसमें यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.30%, धानुक 2.13%, बाकी अन्य जातियां हैं। वहीं धर्म के आधार पर आबादी की बात करें तो बिहार में हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70%, बौद्ध 0.085%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, जैन 0.009%, अन्य धर्म के लोग 0.127% हैं। सियासी दल जो अभी तक जाति और धर्म के अनुमानिक आंकड़ों पर वोट की राजनीति कर रहे थे, अब नीतीश सरकार ने उन्हें सॉलिड डेटा दे दिया है। जाहिर इससे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश और तेज होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ जाने माने चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। कौन कितना, इसके आंकड़े जारी कर दिए गए। जातीय जनगणना की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। अलग अलग जातियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है आबादी के लिहाज से, वो हमें पता चल गया है। अब बिहार की सियासत पर इन आंकड़ों का कितना असर आने वाले वक्त में पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए समीर, इसमें कई तरीके के आकलन हो सकते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये आंकड़े अब आ गए हैं तो अति पिछड़ा, अति पिछड़ा और इनके ऊपर आरक्षण, इन तमाम चीजों के ऊपर अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से बातें रखेंगी और नए तरीके का सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी जिस चीज के ऊपर कयास लगाए जाते थे अब वो सामने आ गया है, अब आ ही गया है, तो सब लोग देख ही लें और क्या उसमें कुछ नया आया है जो अभी तक नहीं पता था। तो दरअसल मेरा जो कहना है वो दूसरे हिस्से पे ज्यादा समीर इम्पोर्टेंट है कि क्या कुछ इसमें नया हमको पता लगा है ऐसा कि जो आउट ऑफ द ब्लू है, जो हमारी जानकारी में पहले के कैलकुलेशंस में नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, मैं दर्शकों को एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि सन 31 के बाद से दरअसल भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं। बिल्कुल। जातिगत से मतलब यह है कि केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन्हीं की गिनती अलग से हुई है, बाकी सब केवल अन्य में आते थे जाति के हिसाब से या धर्म गिना जाता। इस बार इन आंकड़ों से ओबीसी और ईबीसी का कैलकुलेशन एक अलग तरीके से किया गया है, जिसके कारण इसके ऊपर राजनीति गरमाई। अंतर केवल इतना है समझने का इसमें कि ये राजनीति कब ऐसी थी कि जब इन आंकड़ों के बिना भी उस आधार पे नहीं की जा रही। ये एक सोचने की बात है। जब ये आंकड़े उपलब्ध नहीं थे तब भी बिहार की, यूपी की राजनीति उसी तरीके से की जा रही थी जैसे इन आंकड़ों के आने के बाद में की जाए। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लेकिन आंकड़े आना, मैं तो हमेशा इसका स्वागत करता हूं कि आंकड़ों का उचित तरीके से आना ये स्वागत है।
अच्छा, ईबीसी का आपने जिक्र किया, अति पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, 36% रिप्रेजेंटेशन है। ये फैक्टर जो है ये बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे बदलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, वो ईबीसी की राजनीति नीतीश कुमार जी दरअसल 20 साल से कर रहे हैं। जो लालू जी की राजनीति थी ओबीसी की, उसमें सबसे बड़ा वर्ग आपने बताया कि वो यादव मतदाताओं की थी। बिल्कुल। मुस्लिम वर्ग के अभी आपने बताया, वो तो हमें वैसे भी सेंसस के रिलीजन के आंकड़ों में आ जाता था। तो एमवाई कॉम्बिनेशन के खिलाफ नीतीश कुमार ने फाइन ट्यून की थी ईबीसी की राजनीति, और ईबीसी की राजनीति को दरअसल एक कदम आगे ले आकर के उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अंदर भी पसवंदा मुस्लिम, यानी उनके अंदर के पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग तरीके से काउंट करके उसकी भी राजनीति एक शुरू की थी। तो नीतीश कुमार दरअसल जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को उन्होंने क्वांटिफाई किया है। इतना अंतर जरूर पड़ा है कि वो अब ये कह सकते हैं कि देखिए, हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, हम जो इतने दिन से जिस न्याय की बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे, और इस चीज के ऊपर वो अपनी राजनीति करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा मानना यह भी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात जो हो रही है सन 31 से लेकर के हम सन 2023 में बैठे हैं, 100 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं। 100 साल पहले की जो गणनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ऐसी जातिवादी मांग आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हमारे यहाँ का जो एफर्मेटिव एक्शन है, उस एफर्मेटिव एक्शन में सही तरीके से एफर्मेटिव एक्शन को रोल आउट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सही आंकड़े भी हमारे पास में हो। बिल्कुल, क्रीमी लेयर्स की पहचान ठीक ढंग से हो। ये बात केवल आरक्षण की नहीं है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात करती है उसकी भी पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन आधार पे जिनेंगे नहीं तब तक आपको आर्थिक आधार पे जो आरक्षण की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे अगड़ी जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति तो दरअसल बॉटम ऑफ द पिरामिड से भी इस समय खराब हो रखी है, तो उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। जानकारी बहुत जरूरी है, मेरा मानना यह है। अदरवाइज अंधेरे में राजनीति तो हर कोई करता है अंधी तुक्की, लेकिन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि सही आंकड़ों की रोशनी उपलब्ध हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आंकड़े अब हमारे सामने हैं। यादवों का वोट बैंक जो है 14.26%, मुस्लिम वोट बैंक जो है या मुस्लिम आबादी जो है उसका परसेंटेज 17.7%। एमवाई समीकरण का यशवंत जी बहुत जिक्र होता है, क्या यह समीकरण और मजबूत होता हुआ, उभरता हुआ हमें नजर आता है इन आंकड़ों को देखने के बाद? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि इन आंकड़ों से उसके थोड़े से कमी आई है जो समझ है, क्योंकि सामान्य तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग एमवाई कॉम्बिनेशन बिहार की राजनीति में तकरीबन 35% का बहुत सारे विश्लेषक और तमाम आकलन करने वाले लोग मानते रहे, क्योंकि मुस्लिम आबादी का तो पता था, यादव मतदाताओं का उस तरीके का ठोस आंकड़ा नहीं था। बहुत सारे लोग 13% से लेकर के 18% की रेंज में यादव मतदाताओं का आकलन करते थे। अब 14 जो आया है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको याद दिलाएं, कर्नाटक में मुझे अच्छे से याद है 5 साल पहले जो है सिद्धारमैया सरकार जाते जाते इन आंकड़ों को पब्लिश कर गई थी, और उस समय वहां की जो सबसे बड़ी लॉबी लिंगायत लॉबी जो कही जाती है, जिसका 17-18% के आसपास का आकलन निकाला जाता था, वो दरअसल केवल 13% का ही निकला था वहां पर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आकलन यहाँ पर भी इस तरीके का है, क्योंकि अक्सर आकलन में यादव मतदाताओं को बिहार में 15, 16, 17%, 18% तक लोग काउंट करते थे, वो 14% आया। तो 14 और 18 अगर 17 ये मिला लें तो ये एक तरह से 31% का एमवाई कॉम्बिनेशन बनता है, जो अब इस गणना के हिसाब से है, जिसे सामान्य तौर पे आकलन करने वाले लगभग 35% का ब्लॉक मानते थे।